इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही तो एक बात ध्यान रखो, हर दिन इम्प्रूवमेंट होगी। यदि आप लगातार 1% भी अपना पर डे बढ़ाते हो, आप सीधे 30 दिन का टारगेट ना करिए कि 30 दिन में मैं जाकर पूरा ओवरऑल स्कोर कर लूंगा। आपको हर दिन देखना है, पर दिन का देखना है। अगर हर रोज आप 1% भी बढ़ाते हो ना, तो सोचो आप 30 दिन बाद आपके 30% आप अपने आप से इंक्रीजमेंट में हो गए। लेकिन ये केवल 30% नहीं होते। जैसे ये कहा जाता है कि 1 रुपया है, अगर उसको हर दिन डबल किया जाए तो 30 दिन में अरबों रुपए हो जाते हैं, है ना। वैसे ही ये शिक्षा भी है। यदि आप 1% भी आप डेली बढ़ाते हो तो ये कंटिन्यूअसली जो होता है वो सक्सेसिवली बढ़ता रहता है। तो आपको एक ही बार ये नहीं सोच लेना है कि मैं तुरंत, मेरे नंबर अगर नहीं आ रहे हैं तो मैं कैसे करूं कि मेरे नंबर एक ही बार 350 आ जाएं, या मेरे एक ही बार नंबर, अगर पुलिस की टारगेट कर रहे हैं तो 250 नंबर के करीब में आ जाएं। एक ही बार में नहीं आते नंबर, उसके लिए धीरे 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 कदम कदम सीढ़ी से चढ़ना पड़ता है। जैसे कि आप सोचो आपको एक ऊंचाई पे चढ़ने, या जैसे मान लो आप छत पे चढ़ना है आपको, तो छत पे चढ़ने के लिए आप एक ही बार छलांग नहीं लगाओगे, हर एक सीढ़ी को आप चढ़ोगे, हर एक सीढ़ी को आप चढ़ोगे। लेकिन वो सीढ़ियां आपको हर कदम पे ऊपर लेके जा रही हैं। वैसे ही सेम आपकी स्टडी है। अगर आप पर डे पढ़ रहे हो, बस कंटिन्यूअस बन के पर डे पढ़ रहे हो, तो ये सीढ़ी आपको दिन पे दिन आपको नजदीक लेते जा रही हो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हो। यूपीएसआई के एग्जाम के बारे में कुछ सूचनाएं मिली हैं, जैसे कि रवि पी तिवारी सर हैं, उन्होंने भी अपने यूट्यूब चैनल पे कल बताया था, और बाकी भी टीचर्स मैंने 1-2 लोगों के देखे जिसके मुझे ऑथेंटिक लगे, है ना, ऑथेंटिक लगे। तो उन्होंने बताया कि नहीं, एग्जाम जो है वो लगभग 17 से 18 जनवरी के करीब में जा सकता है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि 17 और 18 तारीख को एलटी ग्रेड का एग्जाम है, तो मे भी एक आध हफ्ते और भी आगे बढ़ सकता है। तो अगर ये बढ़ सकता है तो आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा, और जो 45 डेज टारगेट तैयार कर रहे हैं उनके लिए तो इतना रामबाण साबित होगा। यदि आप लोग 45 डेज पूरे लग के मेहनत कर ले रहे हो ना, तो आपको 45 दिन के बाद फिर एक 45 दिन का मिल जाएगा आपको टाइम, जिसमें टोटली आप रिवाइज कर लोगे। और ये टारगेट ऐसे नहीं रहेगा जब 45 डेज खत्म होगा तो मैं उसमें रिवीजन, जैसे लाइव आकर के ही रिवीजन कर लिया जाएगा कि ये क्लास है, ये क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे आपको करना है रिवीजन। फिर उसमें मॉक टेस्ट के लिए भी आपको टाइम मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी खबर थी, मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। और हाँ, जैसे कि RW वाले सर भी हैं, इन्होंने कुछ नहीं बोला इन सब के बारे में। जो छोटे चैनल हैं, जैसे कि छोटे चैनल नहीं कह सकते, मतलब जो लोग केवल कुछ भी कह रहे हैं, ये मुझे थोड़ा सा ऑड लग रहा है। बट फिर भी मैं इतना कहता हूँ, आपको तैयारी तभी भी दिसंबर तक ही करके रखनी है। अगर दिसंबर में एग्जाम नहीं होता है, जो कि मुझे अब 90% चांसेस लग रहा है कि ना हो, क्योंकि अभी तक तो उसके सुनगुन कुछ ना कुछ जरूर मिलते, कुछ तो सूचनाएं मिलने लगती कि हाँ एग्जाम होना है, नहीं होना है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अब एग्जाम होने के कुछ भी आसार हैं, क्योंकि आज 8 तारीख हो गई, और अगर कुछ आसार होते तो कुछ तो मिलता जरूर इन्फॉर्मेशन। और 15 तारीख को अगर, या 15 तारीख से पहले एग्जाम होता, अगर 15 तारीख से पहले एग्जाम होता, तो 15 तारीख से पहले एग्जाम का मतलब कैसे, जब भी आपको होगा तो ये तो एलटी ग्रेड के एग्जाम है जो कि 6 तारीख के, 8 तारीख के, फिर 10, तो कैसे, मुझे नहीं लग रहा है कि उससे पहले होने वाले चांसेस हैं। हाँ, तो अब और शुरू के जो कुछ वीक्स हैं उसमें भी एलटी ग्रेड है जनवरी के, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्जाम डेट कुछ लेट होगी। आप बेफिक्र होकर तैयारी कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आपको टारगेट हमेशा दिसंबर करके ही चलना है, आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है ना। तो हम लोग 45 डेज टारगेट सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं, और जो कि हम लोगों ने टोटल 6 दिनों का टारगेट कंप्लीट कर रखा है। आज हमारा 7वां दिन है, तो बहुत ही करीब से, बहुत ही ध्यान से इस टारगेट को कंप्लीट करना है। और नीचे सब्जेक्ट वाइज आपको टिक लगा के कहना है कि भैया जब वीडियो खत्म हो जाए तो आप पहले जा करके पूरा डायरी बना के नोट कर लिया करो, और नोट करने के बाद आप जब कंप्लीट कर लो उस टारगेट को पूरा, तो आप 9 बजे से पहले, रात के 9 बजे से पहले उसमें कमेंट बॉक्स में आकर के वीडियो के याद रख लेना है, डायरी के ऊपर लिख देना है कि मुझे वीडियो के कमेंट, वीडियो पे जाके कमेंट करना है। अभी तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जय हिंद या कुछ भी, लेकिन या फिर जो भी आपके डाउट होते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। लेकिन जब आप 9 बजे के करीब में उसमें, उस डायरी में जरूर नोट कर लिया करो कि 9 बजे मुझे आके इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि मेरी हिंदी कंप्लीट हो गई, मेरी रीजनिंग कंप्लीट हो गई, मेरे मैथ कंप्लीट हो गए, मेरे साइंस कंप्लीट हो गए। ये सारी टॉपिक्स को आपको आकर के जरूर बताने हैं। मैं ये बार बार आपसे कहता हूँ, इस बात पे आप ध्यान रखें और जरूर आकर के ये बताएं कि आपका कितना टारगेट कंप्लीट है। तो चलो बिना किसी देरी के आपको टारगेट की तरफ ले चलता हूँ। अगर आप ईमानदारी से इस टारगेट को कंप्लीट करोगे तो मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको बहुत ही हेल्प होगा। और अगर एक दिन में 1% भी इंप्रूव करोगे तो आप सोचो कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएंगी। अगर 50% भी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो आप 90% के करीब में पहुंच जाओगे। ओके, तो
मन से लग के पढ़ो और मैं टारगेट दिखा देता हूँ। फिर पीछे जो क्लास है हिंदी की और उसकी पॉलिटी की, उसको जरूर करना है। वो प्रीवियस ईयर है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, किसी की भी क्लास देख रहे हो, लेकिन ये क्लास जरूर करना है, क्योंकि वो मेरी कुछ नहीं है, प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ। एक बार प्रीवियस ईयर देख लोगे तो कम से कम रिमाइंड तो हो जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में, इजी आ रहे हैं, हार्ड आ रहे हैं। क्योंकि उसमें यूपी पीआरबी बोर्ड का जो है ना, वो मैंने 2021 वाला, 2017 वाला भी यूपीएसआई कंक्लूड किया है, और 2019 18 और 17 में जो 19 में जो पेपर हुए थे यूपी पुलिस के, उसको भी उसमें कंक्लूड किया है। तो आप बड़े ही ध्यान से उसको करो, बहुत ध्यान से। 10-15 मिनट की वीडियो लास्ट में रहती है, उसी वीडियो इसी टारगेट के साथ में, तो आप उसको एक बार देख लिया करो। कुछ नहीं होता है तो 1.5x पे देख लिया करो। वैसे मैं खुद ही 1.2 पे उसको करके वीडियो बनाता हूं, ताकि वो फास्ट में रहे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। फिर भी यदि आपको टाइम वो लग रहा है तो आप 1.5 पे करके देख लो, लेकिन देख लो। मेरा मानता है कि वीडियो को रोक करके जो नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है उसको एक बार जरूर पढ़ना है, कि मतलब ये दिया क्या है। वो बहुत ही अच्छा उसमें कंटेंट दिया है। और यदि आप किसी भी क्लास को अगर कंप्लीट करना चाहते हो, किसी भी प्रकार की बुक लेना चाहते हो, तो बुक के लिए मैंने इसमें जोड़ दूंगा, जो मैं जिससे मैं करा रहा हूँ। आप उस बुक को जा करके ले सकते हो। मुझे वो ये नहीं कह रहा कि उसको लेना ही है, आप ले सकते हो बुक, क्योंकि मैं इसी बुक से करा रहा हूँ। तो मैंने जो टैग किया उसी बुक से मैं करा रहा हूँ, आप जा करके उसको खरीद सकते हो। चलिए अब टारगेट पे ले चलता हूँ। तो आज है डे 7 और हम लोग ने 45 दिन का टारगेट सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें से 6 दिन हो गए, 7वां दिन है। तो बड़े ही ध्यान और लगन से आज कंप्लीट करना है। कैलकुलेशन जैसा कि आपको पता है, डेली जो भी कैलकुलेशन करना है आपको करना ही है, जिसमें से फॉर्मूला करना है आपको, और सब्सट्रैक्शन करना है आपको, 10 मल्टीप्लाई करना है, 50 तक की स्क्वायर और 30 तक की क्यूब आपको लिख लेनी है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि भैया फॉर्मूला की वीडियो जो साहिल सर की है उसको कैसे करना है, कौन सी वीडियो है कि करनी। भाई आप सर्च करो साहिल सर फॉर्मूला, उसमें आ जाएगा। जो भी 11 घंटे की 6 घंटे की वीडियो होगी उसको डेली आधा घंटे 1 घंटे करके देखो, उसको नोट कर लो। 6-7 दिन में आप पूरा नोट कर जाओगे। उसके बाद आप फॉर्मूला उसी नोट से आप डेली रिवीजन करो, है ना। इसी को मैं बार बार कह रहा हूँ। आते हैं अब मैथ में। तो मैथ में आज आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन करने हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मैं 4 दिन दूंगा। 4 दिन में अगर 80 क्वेश्चन करते हो ना, देखो मैंने 80 क्वेश्चन नहीं लिखा है यहाँ पे, 80 क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक बात है। आपको 80 क्वेश्चन आज करने हैं, ठीक। और रीजनिंग में भी 80 क्वेश्चन करने हैं। तो देखो अगर 80 क्वेश्चन करते हो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, तो आपको 320 क्वेश्चन हो जाते हैं रेशियो प्रोपोर्शन में। तो ये काफ़ी आपका सिलेबस को कंप्लीट करने वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप 80 क्वेश्चन जरूर कर लेना इसमें, ठीक है। और रीजनिंग में भी आप 40 से 50 क्वेश्चन कर लोगे। 50 क्वेश्चन रखो इसका रीजनिंग का। अगर 50 कर लेते हो तो रैंकिंग के 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। और मेरे हिसाब से इतना रीजनिंग के लिए प्रॉपर बहुत है, क्योंकि हर किसी को रीजनिंग आती है, बस प्रैक्टिस ही तो करना है रीजनिंग में, ठीक है ना। पॉलिटी में आपको संविधान के भाग करने हैं, वो उनसे संबंधित अनुच्छेद करने हैं। जैसे भाग 1 भाग 2 में कौन कौन से आते हैं, भाग 3 में कौन से आते हैं, कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद आते हैं। तो इसका मैं 2 पार्ट देने की सोच रहा हूँ। आप बताना कि एक ही पार्ट रहने दें या 2, क्योंकि संविधान के भाग और उससे संबंधित अनुच्छेद में कुछ ज़्यादा तो करना नहीं है। अनुच्छेद जब स्टार्ट होंगे उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना। तो फिर भी आप एक बार जरूर कमेंट करें कि भैया अनुच्छेद में 1 ही दिन टाइम मिले या 2 दिन टाइम मिले, ठीक है। अब आते हैं मूल विधि में। मूल विधि में आपको मूल विधि का BNSS करना है। हम लोगों ने BNS खत्म कर दिया है ना। नागरिक सुरक्षा संहिता अब करना है, ठीक है ना। तो इसको 5 दिन करने हम लोग लेंगे साथ में, जिसका आज है पहला दिन। तो आप बुक से कर सकते हो या नोट से कर सकते हो, किसी की भी आप वहाँ से कंप्लीट करके 5 दिन में इस टारगेट को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। आते हैं हिंदी में। तो हिंदी में आपको क्रिया की 2 क्लासेस 2 बार मिलेगा। एक थ्योरी कंप्लीट कर लेना और एक क्वेश्चन लगा लेना। तो आज आपको पार्ट 1 है, यानी आपको आज थ्योरी लगानी है। थ्योरी पूरा क्रिया की पढ़ लेनी है अच्छे तरीके से, और कल मैं दूंगा 50 से 100 क्वेश्चन करने के लिए, वहाँ से आप कर लेना। हिंदी 2 में मुहावरा करना है। मुहावरा को मैं 3 दिन का समय दूंगा। तो मुहावरा थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ा के पढ़ लेना, और भी दूसरे बुक्स भी मिलेगी, वहाँ से भी पढ़ लेना। तो मुहावरा में पूरी 3 दिन में टाइम दूंगा, जिसमें से आज पहला दिन है। तो मुहावरा को बड़े ही से कंप्लीट कर लेना, ठीक बात है। अब आते हैं साहित्य में। तो साहित्य में आपको राहुल संकृत्यायन जी को करना है, और राहुल संकृत्यायन की कौन कौन सी लिखनी है इसको मैं अभी दिखा देता हूँ। इन सारी तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना आप। राहुल संकृत्यायन की वोल्गा से गंगा, ये कहानी संग्रह है। 7वीं के बच्चे कहानी संग्रह। सिंह सेनापति उपन्यास है। जय योधेय ये भी उपन्यास है। स्मृति यात्रा उपन्यास है। ये भी याद करना है, विधा भी याद करना है। आता है इससे क्वेश्चन बहुत आता है कि कौन सी विधा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये उपन्यास है और ये है। मेरी यात्रा के पन्ने, मेरी तिब्बत यात्रा, ये भी सारी तीनों के तीनों यात्रा साहित्य है। किन्नर देश में देश और देश दर्शन है।
और घुमक्कड़ शास्त्र ये भी यात्रा साहित्य ही है ना, घुमक्कड़ शास्त्र भी। अब आते हैं बहुरंगी मधुपुरी, ये एक कहानी संग्रह है। और कनेल की कथा क्या है, एक कहानी संग्रह है। जीने के लिए उपन्यास है, और मधुर स्वप्न के लिए भी उपन्यास है, और सप्त सिंधु भी हमारा उपन्यास है। रूस में 25 मास, मतलब रूस में रहे होंगे 25 मास, तो इसका भी यात्रा साहित्य है। मेरी यूरोपा यात्रा, ये भी यात्रा साहित्य है। और वृत्तांत, ये भी इनका यात्रा साहित्य है। और भी है, ठीक है, और भी बचपन की स्मृतियाँ भी, ये भी संस्मरण है इनका। असहयोग में मेरे साथी संस्मरण है। जिनका मैं कृतज्ञ, ये भी संस्मरण है। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, ये भी निबंध है। और कल मैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी को दूंगा, तो जिसको ये भी देखना है तो आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हो कल के लिए, लेकिन फिर भी मैं तो कल की वीडियो में बताऊंगा ही। तो ये सारा इनका था, आप वीडियो को रोक करके आप लिख लेना, ठीक बात है ना। अब आते हैं, देखो राहुल संकृत्यायन हो गया। RWA का प्रैक्टिस सेट कर लेना, प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है, तो हिंदी का कर लेना और मैथ का कर लेना। आई थिंक इतना कर लोगे तो बहुत है, बाकी सारा चीज़ तो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब आप क्लास कर लो, बहुत बढ़िया क्लास है, वहाँ से कंप्लीट करके यूपी पुलिस और UPSI में आप बहुत अच्छे मार्क्स कर सकते हो। और जैसा कि हम लोगों ने बता भी दिया है टारगेट में कि 2 दिन क्रिया के लिए मिलेगा, तो आज इसका हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। PYQ है पूरा, आप तो बड़े ध्यान से PYQ को करना। आप बहुत अच्छे तरीके से अगर करोगे तो आप बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस करोगे। आपको एक बार फिर से पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप एक ही बार ये भी समझ जाओगे कि क्रिया में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्रिया को कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्रिया के परिभाषा एवं भेद से स्टार्ट करते हैं इसको, है ना। और ये देखो, ये टॉपिक वाइज दिया हुआ है, तो हमें बहुत ध्यान से इसको देख लेना है, समझ लेना है। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। वाक्य के संरचना के आधार पर उनका भेद बताना है। रवि दीवार रंगने लगा है, ये कौन सी क्रिया है। रंगने लगा है कौन सी क्रिया है, रवि दीवार रंगने लगा है, ये कौन सी क्रिया है। देखो ये 2019 में आया हुआ पेपर, तो ये कौन सी क्रिया है, ये एक नाम धातु क्रिया है, ठीक है ना। रवि दीवार रंगने लगा है, एक नाम धातु क्रिया, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। संज्ञा तथा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे निराश होना, भस्म करना। देखो संज्ञा है, संज्ञा के साथ अगर क्रिया जुड़ जाए, विशेषण है, विशेषण के साथ अगर क्रिया जुड़ जाए तो उसको हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, संज्ञा या विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसको हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। याद रखना इस क्वेश्चन को। उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा, अनु ने देखकर निबंध लिखा, ठीक है। अनु ने देखकर निबंध लिखा, ये कौन सा क्रिया है, कृदंत, पूर्वकालिक, नाम धातु या संयुक्त। देखा फिर लिखा, है ना, देख कर लिखा, मतलब उसने पहले देखा फिर लिखा, यानी उसका पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक बात है। इसके बारे में देख लेते हैं। वाक्य की संरचना के आधार पर, वाक्य की संरचना के आधार पर दिए गए वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है। जिस क्रिया का सिद्ध होना किसी दूसरी क्रिया के सिद्ध होने से पहले पाया जाए और लिंग वचन पुरुष से प्रयुक्त न हो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यहाँ देखने का कार्य लिखने से पूर्व हो चुका है, अतः देखकर एक पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है ना। यानी वाक्य की संरचना के आधार पर दिए गए वाक्यों में पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है। क्या कहने का मतलब है, जिस क्रिया का सिद्ध होना दूसरी क्रिया को देख कर हो, है ना। यानी उसने क्या किया था, उसने अनु ने देख कर निबंध लिखा था, इसीलिए पूर्वकालिक क्रिया है। क्रिया का मूल रूप क्या है, क्रिया का मूल रूप क्या कर्म है, क्या व्याकरण है, क्या भाषा है या धातु है। तो क्रिया का मूल रूप क्या है, धातु है। क्रिया का मूल रूप धातु है, ठीक है ना। तो क्रिया का मूल रूप धातु कहते हैं। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है, इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित होती है। जैसे चलना में चल धातु है, पढ़ना में पढ़ धातु है। ओके, लेट्स नेक्स्ट देखते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। प्रेरणार्थक, गिरना प्रेरणार्थक है, किसी से प्रेरणा लेना है, कहना प्रेरणार्थक है, बोलना प्रेरणार्थक है या सुनाना प्रेरणार्थक है। किसी और को सुनाना, कहना, बोलना, गिरना, कौन सा इसमें प्रेरणार्थक है। तो आप जानते हो जो ऑप्शन नंबर सी है, एक दूसरे को प्रेरणा, जिसमें प्रेरणा दी जाती है, स्वयं न करके दूसरे को प्रेरणा दी जाती है ना। जैसे जिसमें ना जोड़ने से तो प्रथम प्रेरणार्थक और वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक बनते हैं। जैसे कर का होगा करना या तो कराना, है ना, या करवाना। सुन का सुनना, सुनवाना। खा का खिलाना और खिलवाना। इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी में आपका क्या था, ऑप्शन सी था सुनाना। ये क्या, सुनाना क्या है, प्रथम प्रेरणार्थक है। अगर सुनवाना होता, यही अगर सुनवाना होता तो ये हमारा द्वितीय सेकेंड प्रेरणार्थक हो जाती, ठीक बात है। ये भी बात आप याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये हो गया
जागना मूल रूप से प्रथम प्रेरणार्थक के रूप में क्या होगा? जागना, जागना का प्रथम प्रेरणार्थक, जागना का जगाना होगा, है ना, जगाना। अगर मैं जगवाना कर देता, ये नहीं, जागवाना नहीं, जगवाना अगर कर देता तो ये सेकेंड प्रेरणार्थक हो जाती, द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाती। एक बार देख लो, फिर से कुछ क्वेश्चन रिवीजन करवा देता हूँ। करना, करना का होता है कराना और करवाना। दौड़ना का दौड़ाना या दौड़वाना। सोना का सुलाना या फिर सुलवाना। पढ़ना का पढ़ाना या फिर पढ़वाना। ठीक है ना, ये द्वितीय प्रेरणार्थक है और ये सारे के सारे प्रथम प्रेरणार्थक है। इसको याद कर लेना, क्रिया एकदम नहीं भूलोगे। किसी कार्य को करने या होने का बोध करने के शब्द को क्या कहते हैं? किसी कार्य के होने, है ना, या करने के बोध को क्रिया कहते हैं। ठीक बात है, इसको भी देख लो। किसी कार्य का होने या करने के बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना इत्यादि। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? ये क्रिया के ही सब भेद हैं, ये सब के सब क्रिया में ही आते हैं। ठीक, मूल धातु में प्रत्यय के योग से क्रियाओं का निर्माण होता है, जबकि क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य, व्यापार या पूर्ण होने अथवा अपूर्ण होने का बोध होता है। और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये तो विशेषण होते हैं, इसको इसने दे रखा है कि विशेषण किसे कहते हैं, तो आप जानते ही हो। ठीक है ना, धातु किसे कहते हैं? तो धातु किसे कहते हैं? जो क्रिया का मूल रूप है उसको। मैंने पीछे क्वेश्चन का आंसर बता दिया है, तो इसमें ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, तो कौन सी क्रिया है? मंगवाया। मंगवाया मतलब प्रेरणा दे रही है, दूसरे को कह रही है, तो प्रेरणार्थक क्रिया। देखो इसमें भी दिया हुआ है, ना होता है प्रथम प्रेरणार्थक और वाना होता है द्वितीय प्रेरणार्थक, है ना। अब प्रेरणार्थक क्रिया इन्हीं को यूज करके बनाया जाता है, हटवाना, पकवाना, मंगवाना। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसी में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। ठीक है ना, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? किस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है? तो क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ता है ना, कर्म पे पड़ता है, कर्ता पे नहीं पड़ता। क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ता है। ठीक है ना, कर्ता तो करता है, क्रिया का प्रभाव, और जो काम करने वाले को उसको कर्ता कहते हैं। ठीक है, ये भी आंसर साथ साथ में होगा। मैं घर जाता हूँ, सहायक क्रिया क्या है? जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, तो जाना तो इसका जो है ना मुख्य क्रिया हो गई, लेकिन हूँ जो है या इसका सहायक क्रिया हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गया जिसको कहा जाता है ना। जैसे इसमें देख लो एक बार, इस वाक्य में हूँ एक सहायक क्रिया है, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहा जाता है। जैसे वह आता है, मैं जाता हूँ, आना, जाना ये सब मुख्य क्रिया है, लेकिन हूँ, है ये सब प्रेरणार्थक, अरे वो सहायक क्रिया है। जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग एक साथ साथ किया जाता है वह क्रिया कहलाती है। जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग हो, दो या दो से, तो क्या उसको संयुक्त सकर्मक कहते हैं, अकर्मक कहते हैं, नाम धातु कहते हैं या संयुक्त कहते हैं? संयुक्त का मतलब होता है दो या दो से अधिक, दो जगह जो जुड़ा हुआ है, तो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? तो उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है ना, तो जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग करके साथ साथ किया जाता है उसे कहा जाता है संयुक्त क्रिया, उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जैसे राधा नाचने लगी, तो नाचना तो आपका क्रिया हो ही गया है ना, प्रथम वाली क्रिया, लेकिन दूसरी क्रिया को भी जोड़ दिया गया लगी इसमें, तो लगी के साथ इसे रंजक क्रिया है जिसके साथ ये नाचना और लगी यानी नाचने लगी, इसको मिला करके होता है संयुक्त क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य खोजना है कि इसमें से कौन सा सत्य है। क्रिया के साथ क्रिया जोड़ने से संयुक्त क्रिया बनती है, क्या ये बात सही है? जब कर्म संज्ञा के साथ व्यवहार में आए तब वह क्रियार्थक क्रिया कहलाता है। जब संज्ञा, कर्म जो है वो संज्ञा के साथ आ जाए तो क्या वो क्रियार्थक क्रिया कहलाता है, क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। ऑप्शन सी है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। एकदम सही बात है भाई, जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके दूसरी क्रिया में, जैसे कि आपको कहा जाता है वह खाकर सोने चली गई, तो खाई फिर सोई, तो इसकी वजह से ये सेकेंड वाला क्या हो जाता है, ये पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, यही जो है वो सत्य है। ठीक, निरंतरता का बोध कौन सा कराता है? दे डालो, नहीं भाई एक बार में खत्म हो गया। बरसने लगा, लगा मतलब खत्म, अभी अभी बरस रहा है, खत्म हो जाएगा। पा लिया मतलब उसका काम हो गया, लेकिन बरसता रहता है कंटिन्यूअस चल रहा है, ये आपका सी आंसर होगा। ठीक है ना, ये भी याद रखो कि क्रिया जो है रचना के आधार पर दो प्रकार की होती है, एक सकर्मक और एक अकर्मक, लेकिन प्रयोग के आधार पे 5 प्रकार की होती है। याद रखना, रचना के आधार पे 2 है ना, और प्रयोग के आधार पे 5। तो ये प्रयोग के आधार पे कौन कौन सी है? सहायक, पूर्वकालिक, नामबोध, द्विकर्मक, संयुक्त क्रिया।
एक बार फिर से सुन लो, प्रयोग के आधार पे 5 प्रकार की और रचना के आधार पे 2 प्रकार की। तो रचना में सकर्मक, अकर्मक, और जो प्रयोग के आधार पे 5 होती हैं, सहायक, पूर्वकालिक, नामबोध, द्विकर्मक, संयुक्त क्रिया। ठीक है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट कर दे तो ये तो सहायक क्रिया ही काम करती है, सहायक क्रिया ही होती है। देखो 2021 में आया भी, हुआ भी है। ठीक है, चोर उठकर भागा, चोर उठ भागा, चोर उठ भागा, पहले उठा चोर और फिर भाग गया, मतलब पूर्वकालिक, पहले उठा होगा तभी तो भागा होगा। क्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्रिया एक अविकारी शब्द है। क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के विकारी रूपों में पाया जाता है। क्या जो विकारी रूप होते हैं उसी को कहा जाता है धातु? या फिर क्या क्रिया एक अविकारी शब्द है, या क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्रिया के उस अंश को धातु कहते हैं जो क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। तो धातु किसे कहते हैं? जो क्रिया के उस क्रियापद के उस जो क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है उसी को कहते हैं। देख भी लो एक बार, जिस क्रिया के सभी काम का करना या होना समझा जाता है उसे क्रिया कहते हैं, और क्रिया का मूल धातु है और धातु क्रियापद को अंश कहते हैं। ठीक है ना, जैसे चल के साथ ना जुड़ जाना चलना, देख के साथ ना जुड़ जाना देखना। अब पढ़कर क्या होगा? अब पढ़कर क्या होगा मतलब पहले, अब क्या पढ़कर करोगे जब पहले नहीं पढ़े? तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, क्रिया के पद परिचय में से इनमें से क्या क्या होता है? क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है? कौन सा क्रिया में क्या क्या होता है? कुल मिला जुला के कहने का मतलब क्रिया में क्या क्या होता है? तो क्रिया का प्रकार होता है, वाच्य होता है, पुरुष होते हैं, लिंग होता है, वचन होता है, काल होता है, वो सब जिससे क्रिया का संबंध है। क्या ये क्रिया के पद परिचय में सब कुछ होता है? एक क्रिया का कोई लाइन दिया हुआ है, उसके अंदर ये सब सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब करनी होती है कि कहाँ पे क्रिया का कौन सा प्रकार है, कितने कौन से वाच्य हैं, कौन पुरुष है, क्या है, लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, काल कौन सा है, क्रिया का संबंध किससे, ये सब पता करना होता है ना। हाँ, उपरोक्त मुझे सभी क्रिया का पद परिचय तभी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें उसमें आपको मिलती हैं। ठीक बात है। चलो, जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनते उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? तो जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसको नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, इतना क्वेश्चन बहुत है, फिर 20 क्वेश्चन नेक्स्ट डे किया जाएगा, और बाकी आप कहोगे क्वेश्चन बढ़ाने के लिए तो और भी मैं बढ़ा सकता हूँ, लेकिन आज इतना ही। फिर नेक्स्ट अब चलते हैं, पॉलिटी देख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट, पॉलिटी देख के ही जाना। तो हम लोगों ने टोटल 125 क्वेश्चन कर रखे हैं, है ना, मूल अधिकार के। आज 126वां क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना और नीचे जरूर कमेंट करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं पॉलिटी में। केवल करने से नहीं होगा, क्वेश्चन कितने सही होंगे वो इंपॉर्टेंट है। 10 मिनट समय निकाल के ध्यान से जरूर देख लो। चलो, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारत का अगर जो मौलिक अधिकार है नागरिकों को मिला हुआ है उससे रिलेटेड क्या सही है? अस्पृश्यता एक अपराध है और ऐसा आचरण करने वालों को कानून सजा मिलती है। एकदम सही बात है भाई। छुआछूत क्या है? एक अपराध है, और जो करेगा उसको अपराध, इसका कानून का सजा मिलेगी। भारत के नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते, ये भी बात है। भारत के जो नागरिक हैं ना वो किसी अन्य देश से उपाधि नहीं ग्रहण कर सकते। ठीक है, ये बात क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों सही है। पढ़ लेते हैं, क्योंकि उपाधियों का उन्मूलन हो चुका है ना। संविधान के भाग 3 व अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। ये न्यायोचित है। इसके उल्लंघन होने पर यह व्यक्ति को अदालत जाने की अनुमति देता है। इन प्रावधानों का उद्देश्य कानून का सरकार बनाना है, न कि व्यक्तियों की। अगर ऐसा छुआछूत रहेगा तब तो व्यक्तियों की सरकार रहेगी, किसी को वो हटा देना, किसी को मारना, पीटना, उसके हाथ से पानी न पीना, ये सब किस वजह से होगा? जब व्यक्तियों की सरकार रहेगी। लेकिन अगर कानून का सरकार रहेगा तो कानून की नज़र के सामने तो सब इक्वल है ना। तो वर्तमान संविधान में 6 मूल अधिकार हैं, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। ठीक है ना। और संविधान के भाग जो अनुच्छेद 17 है ना, अनुच्छेद 17 में छुआछूत को कैंसिल कर दिया गया, हटा दिया गया है कि छुआछूत नहीं होना चाहिए। और ये भी जानते हो आप कि अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात कही गई कि कोई भी उपाधि नहीं धारण करेगा, और भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से भी कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे, दूसरा कह देगा तो। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसी व्यक्ति का प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकार से संबंधित है। जो अनुच्छेद 17 वो किसको बताता है? तो आप साफ जानते हो, छुआछूत, अस्पृश्यता का उन्मूलन। ठीक है ना। और एक बात याद रखना, इसमें से क्वेश्चन करने लायक है,
1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 1976 में सिविल संरक्षण अधिनियम और 1989 में इसे प्रभावी बनाते हुए क्रूरता निवारक अधिनियम बनाया गया। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत से रिलेटेड जो पहला अपराध कानून नियम था वो 1955 में आया, और 76 में आया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, और उसके बाद 1989 में आया क्रूरता निवारक अधिनियम। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करके कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक मुद्दे पर जनहित अथवा जन कल्याण के उद्देश्य से न्यायालय जा सकता है ना। आप न्यायालय जा सकते हो, ये किस याचिका दायर करके मजिस्ट्रेट में, किस अनुच्छेद में ये दिया हुआ है, तो जो अनुच्छेद 32 है ना, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो आप कहीं भी जा सकते हो, किसी भी अदालत में जा सकते हो। किस लिए? क्योंकि आपको अधिकार प्राप्त है कि आप संवैधानिक उपचार उपयोग कर सकते हो, है ना, अनुच्छेद 32 में। और याद रखना, अनुच्छेद 32 को ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसे कहा गया है संविधान का आत्मा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत के संविधान के लेख के साथ निम्नलिखित, एक मिनट, भारत के संविधान के लेख के साथ निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा गलत तरीके से मेल खाता है? समानता का अधिकार क्या 14 से 18 है? स्वतंत्रता का अधिकार क्या 1922 है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार क्या 13 से 31 है, 11 से 13 है? और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है। तो साफ साफ धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार क्या 13 से 11 है? हमारे तो अधिकार शुरू ही होते हैं आपके लगभग 14 से, तो 11 से 13 कहाँ से हो जाएगा, है ना। तो स्वतंत्रता का अधिकार सही है, समानता का अधिकार भी सही है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी सही है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 18 से 25 और अल्पसंख्यकों का विशेष अधिकार जो है 19 से 29-30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। ये आत्मा है, मैंने बता दिया संविधान का, क्योंकि ये अगर लागू नहीं होते तो कहाँ जाओगे, संविधान को लेकर जाओगे कहाँ, कोर्ट में, अपील कहाँ करोगे, कोर्ट में, इसलिए बहुत ज़रूरी है ना। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान से किस अनुच्छेदों में निहित है? किस में है? ये 12 से 51 में निहित है ना। किस में अनुच्छेद है? ये 12 से 51 में अनुच्छेद है। क्या उल्लेख है? मानवाधिकार के सिद्धांत जो है वो अनुच्छेद 12 से लेकर के 51 तक में यही सब बताया गया है कि मानव को ठीक से कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। चाहे वो आप मौलिक अधिकार देख लो, चाहे आप नीति निर्देशक तत्व देख लो, इन सब में मानवाधिकार की भावना परिलक्षित होती है। उसमें यही बताया गया कि एक मानव को कैसे एक दूसरे मानव के साथ रहना चाहिए, कितने बढ़िया तरीक़ा से रहना चाहिए। ठीक है। भारतीय संविधान की धारा 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने चाहिए? यानी अगर आपने जेल में बंद कर लिया, दरोगा साहब बन गया और जेल में बंद कर लिया, तो आपको कितनी देर के अंदर उसको वहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा? तो टोटल 24 घंटे के अंदर उसको पेश करना होगा। बस जो यात्रा में समय लगा हुआ उसको आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है ना। तो अनुच्छेद 22 के तहत व्यक्ति की गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 में 2 भाग है। पहला भाग में साधारण कानूनी मामले से और दूसरा भाग जो है हिरासत के मामलों से रिलेटेड है। तो भाग में जो पहला भाग में आप ये देख लो, जिसे साधारण कानून के हिरासत में लिया गया उसका अधिकार कौन कौन से? अगर किसी को साधारण कानून में मतलब नॉर्मल कानून है, उस कोई भी नॉर्मल काम किया उसको पकड़ना है, तो उसको एक चीज़ ज़रूर बताओगे, गिरफ्तारी करने से पहले उसको सूचना जरूर दोगे, मैं आप ये नोटिस ज़रूर जारी करोगे। और विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतीक्षा करें। अगर कोई विधि का व्यवसाय है, मतलब विधि है, मतलब आप ऊपर के लेवल से जो उस वहाँ से ज़रूर आप पूछ कर ही जाओगे, ऐसा नहीं कि आ गए उसको जेल में बंद कर दिए। मजिस्ट्रेट के सामने अगर बंद किए हो तो 24 घंटे के अंदर आपको पेश भी करना है। और दंडाधिकारी के बिना अतिरिक्त निरोध दिए 24 घंटे में रिहा करने का। अगर उसने कुछ नहीं कहा, अगर आपने नहीं दिखाया तो निरोध बिना, अगर अतिरिक्त निरोध नहीं आप करो तो 24 घंटे में उसको रिहा भी कर दोगे, है ना। ऐसा नहीं कि आप पकड़ को किसी को जेल में बंद कर दो हमेशा के लिए और उसका कुछ पता ही ना हो। निम्नलिखित में से कौन से या किसी भारतीय को प्राप्त कानूनी अधिकारों के बारे में सही है ना। किसी भारतीय को कानूनी अधिकारों के बारे में क्या क्या सही है, क्या क्या ऐसे नियम जो दिए गए हैं। कानूनी अधिकार एक सामान्य कानून द्वारा सुरक्षित किए गए हैं। उस कानून को बदलकर विधायिका या कानूनी अधिकारों को बदला जा सकता है या हटाया जा सकता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लो, आपको शायद ये समझ में ना आए। क्वेश्चन ध्यान से देख लो। किसी भारतीय को, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो किसी भारतीय को कानूनी अधिकार जो मिले हुए हैं ना उनके बारे में बता रहा है कि हाँ ये ठीक है, ये कानूनी अधिकार उनको मिले गए। तो उनको कौन कौन से मिले हैं? एक सामान्य कानून में जो सुरक्षा है ना, जैसे आपको कोई गिरफ्तार करता है तो उससे रिलेटेड क्या क्या आपको सुरक्षा मिली हुई है, कितने मजिस्ट्रेट के सामने कब तक, रिहाई कब तक, ये सब चीज़ें भी दी हुई है। और
उस कानून को बदलकर विधायिका द्वारा कानूनी अधिकारों को भी बदला जा सकता है। अगर उस कानून को बदलना है ना, तो आप जानते हो कि संसद भवन में आप जाकर के उसको आप फिर से उसको बना सकते हो, उसमें कुछ जोड़ सकते हो, उसको कुछ घटा सकते हो। ठीक बात है, तो दोनों ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में निम्नलिखित है? नागरिकों को जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता, एकदम सही बात है। किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध देश की रक्षा या राष्ट्र की सेवा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। देखो, इसमें किसी दशाओं में आपको करना ही होगा, है ना, लेकिन हाँ ऐसा है कि आपको पूरी तरह से बाध्यता नहीं है। आपको ऐसा नहीं कि आपको एकदम फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया गया कि नहीं आपको करना ही है, जाना ही है काम करने, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ व्यक्तिगत भी उसका अधिकार होगा। ठीक है ना, तो कुछ ऐसा उपबंध है जो अपवाद है, जहाँ जब देश को रक्षा की जरूरत पड़ती है तो आपको आह्वान किया जा सकता है, बट उसकी इच्छा के विरुद्ध जो है ना राष्ट्र की सेवा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये बात साफ साफ जिक्र है। और एक अधिकारों के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता, यह अनुच्छेद 20 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? यह आपको बार बार मैंने बताया था, है ना, कि संघ बनाने का अधिकार कब किस में होता है, पेशे का अधिकार किस में होता है, भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता कब होती है, शांतिपूर्वक हथियारों का सम्मेलन करने की कब होती है। तो साफ देखते हो अनुच्छेद ए है। शुरू में आप भाषण ही तो दोगे, जब आप भाषण दोगे तभी तो लोगों को एक जगह इकट्ठा करोगे, जब लोगों को एक जगह इकट्ठा करोगे तभी तो आप धीरे धीरे संघ या संगठन बनाओगे, जब संगठन बना लोगे तभी तो कहीं भी घूम सकते हो, जब घूमोगे कहीं तो निवास करने की आवश्यकता पड़ेगी, जब निवास करोगे तो कहीं भाई खाने पीने की कारोबार करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ना, ये सारी चीज़ें दे रखी। निम्नलिखित से अनुच्छेद 20 से संबंधित है। अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है ना, अनुच्छेद 20 किससे संबंधी है? दोष सिद्धि से संरक्षण, संदर्भ में संरक्षण, अगर कोई दोष सिद्धि है तो उससे आपको संरक्षण मिलता है, यह अनुच्छेद 20 में दिया गया है। 3 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 20 में, कौन कौन से? किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से ज़्यादा आपको नहीं मिल सकता है सज़ा। व्यक्ति द्वारा अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत ही सज़ा मिलेगी, ना कि अन्य कानून या बाद में बनाए गए कानून। जैसे आपने किसी की हत्या कर दी और हत्या के लिए लिखा है कि आपको 2 साल का जेल होगा इस समय, लेकिन अभी 3 साल बाद कोई कानून बना, अभी आप मान लेते हैं 2 साल है तो, लेकिन 6 महीने बाद आपको कानून बन गया कि अगर हत्या हुई है तो आपको 10 साल का जेल होगा, तो आप 10 साल नहीं खटोगे, आपको 2 ही साल जेल केवल मिलेगी, भले ही आपका 1 दिन बाद या 6 दिन बाद या कुछ देर बाद ही वो कानून में आया हो, परंतु आपको केवल और केवल 2 साल की ही सज़ा मिलेगी, भले ही वो इस समय 10 साल की हो गई। और खुद के खिलाफ आपको गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, जाके मजिस्ट्रेट के यहाँ बदल जा सकते हो। ठीक है, वो कह दो कि नहीं मुझे दबाव से ये कहा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त और शिक्षा देने की, कहाँ से कहाँ तक? तो 6 से 14 वर्ष, ये भी जानते हो, अनुच्छेद 21A में है ये। अनुच्छेद 21A में आप 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दोगे और उन्हें कार्य में आप नहीं, 14 वर्ष से कम लोगों को उसमें किसी और कार्य में नहीं सम्मिलित करोगे। ठीक है ना, पढ़ने का अधिकार है इसमें। तो 21A में 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया था। और एक बात याद रख लेना, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ना, वो 2009 में आया था और 2010 में लागू हुआ था। क्या ध्यान देना है, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं इनको अनिवार्य शिक्षा ये 21A में जोड़ा गया था, और 21A आपका संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, 86वां। लेकिन शिक्षा का जो अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है ना, वो राइट टू एजुकेशन आपका 2009 में आया था, लेकिन लागू 2010 में हुआ था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो गिरफ्तारी और हिरासत के मामले से संरक्षण के, ये लिंग जाति में भेदभाव ये है ही नहीं, संपत्ति का अधिकार है ही नहीं, रोजगार की आवश्यकता 14 है ही नहीं। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखा है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 24 के तहत कम वर्ष से कम आयु, कितने साल से कम होना, 14 साल से कम होने वाले को आप काम में नहीं रख सकते, ये अनुच्छेद 24 में कहते हैं। और 23 में आप देख लो, बधुआ मजदूरी और बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। और अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम बच्चे को जोखिम भरे कार्यों में नहीं शामिल कर सकते। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, इसमें से कौन सा अनुच्छेद सही है? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, तो आप एक बार पूरा ऑप्शन सही से देख लो। अनुच्छेद जो 55 होता है वो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से रिलेटेड होता है। 61 जो होता है वो महाभियोग लगा सकते हो। 51 जो होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति होती है। और 51 का होता है यह मूल कर्तव्य होता है। 14 विधि के समान समता, 15 धर्म जाति मूल वंश लिंग इत्यादि की।
ठीक है ना। तो ये बात आप याद रख लो, ये सारे ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो 55 ही जो आंसर है, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया होती है और 61 में महाभियोग होता है। लैंगिक समानता हेतु कौन सा उपाय सुनिश्चित है? लैंगिक समानता मतलब भेदभाव ना हो, तो ये सबसे अच्छा क्या है? महिला सशक्तिकरण, समान वेतन, दहेज विरोधीकरण। ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही होते कब? जब ये उचित की बात करता है। कौन से उपाय उचित है? तो भाई महिला सशक्तिकरण करो, सभी लोग समान हो जाएंगे। समान वेतन दोगे तभी भी समानता आएगी। दहेज अगर नहीं लोगे तभी भी समानता आएगी। लेकिन घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजने से थोड़ी समानता आएगी। ये तो अनुचित कार्य है ना। अब दबाव डालोगे, जाओ बाहर काम करो, है ना, ये गलत चीज़ है। किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है? किसका अगर कोई मौलिक अधिकार आपके वो हुआ है, मतलब उल्लंघन हुआ है, तो आप किसका सहारा, किस अधिनियम, किस अधिकार का सहारा लेकर के आप जा सकते हो उसमें? सुप्रीम कोर्ट में। तो आप जानते ही हो, कोर्ट में जाओगे क्या, संवैधानिक उपचार का अधिकार के साथ ही तो जाओगे, संवैधानिक उपचार के अधिकार के साथ ही तो जाओगे ना। ठीक बात है। एक मिनट, 1 मिनट, आई थिंक मिसिंग सम आउट। हाँ, उल्लंघन करने वाले को संवैधानिक, हाँ ठीक है, ओके ओके। 142 में धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, धर्म की स्वतंत्रता कहाँ से है? 25 से 28। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 है ना। 26 में धार्मिक कार्यों को करने की स्वतंत्रता, 27 में अविशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि और 28 में शिक्षण संस्थानों की। तीनों आप एक ही साथ याद हो। और हाँ, 25 भी देख लो, अंतःकरण और धर्म को अबाध मानने की स्वतंत्रता, ठीक है, आचरण की स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ें। और 26 में धार्मिक कर्म, धार्मिक कार्य और का प्रबंधन कर सकते हो आप। और अनुच्छेद 27 में आप विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप जानते ही हो। ये भी देख लो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है? आपको एक प्रॉपर मिला हुआ है कि आप अपनी गरिमा के साथ जी सकते हो। ये अनुच्छेद 21 में है, आपको अधिकार प्राप्त है ना। आपको कोई ये नहीं कि प्राण और दैहिक आपको दूसरा कोई जान ले, आप अपने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आपको दी गई है ना। भारत में संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार बनकर रह गया है, ये तो आप जानते ही हो, ये तो आप जानते हो। कब ये हुआ था? 44वां संविधान संशोधन, शुरू में ही मैं बताया था, 1978 में। ये हटा के 300 क में डाला गया है, 300A में। भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में अपवाद कौन है? कानून के जो है ना समक्ष समान, इसमें अपवाद क्या है? कानून के समक्ष सब के सब समान है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपका कुछ अपवाद है। सभी के सभी, सब के सब समान है, ठीक है ना। किस शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? क्या राजकीय विद्यालय में, राजकीय महाविद्यालय में? राज्य नहीं, ये प्राइवेट कॉलेज में दी जा सकती है, इन सब में नहीं दी जा सकती, ठीक है ना। चलो, नैसर्गिक न्याय, नैसर्गिक न्याय के नैसर्गिक न्याय सिद्धांत निम्नलिखित में से लागू होते हैं? प्रशासनिक कार्रवाइयों में, अर्ध न्यायिक कार्रवाइयों में और न्यायिक कार्रवाइयों में, उपरोक्त लिखित प्रत्येक कार्रवाई में। तो हाँ भाई, सभी कार्रवाइयों में शामिल होती हैं। तो देख भी लो एक बार, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत प्रशासनिक, अर्ध न्यायिक, न्यायिक कार्रवाई में लागू होता है। नैसर्गिक न्याय के लिए सिद्धांत निम्नलिखित हैं, कौन कौन से हैं? कोई भी व्यक्ति अपने मामलों में तथ्यों को आंकने वाला नहीं होगा। अपना मामला हैगा, उसी में सोचोगे कि हम तथ्य को बढ़िया कर दे, सही कर दे, मैं अपने आप से उसको करने लगूँ, नहीं। अगर आपको मिले तो है, भले ही न्याय आपको देना चाहे, मान लीजिए कोई पुलिस विभाग के आप आदमी हो और आपके ऊपर ये केस लगे हुए कि आपने किसी की हत्या कर दी, तो आप खुद ही उसका केस का देखोगे? नहीं, आप नहीं दे सकते, दूसरा देखेगा। व्यक्ति को यथोचित अवसर दिए बिना उसके विरुद्ध कोई भी निर्णय नहीं। हाँ, उसको अगर अवसर दो, एक बार उसको अवसर देना बहुत ज़रूरी है, वो भी अपना पक्ष रखे, ठीक। किसी भी व्यक्ति को दोहरे संकट में नहीं डाला जाता। ऐसा नहीं कि आप अगर ये काम करोगे तो वो मैं नहीं करने दूंगा, ये करोगे तो वो नहीं करने दूंगा, अगर आप यहाँ पे गवाही दोगे तो घर पे मार दूंगा आपको गोली, नहीं, ये आपको दोहरे में नहीं रखोगे। उसको फ्रीली माइंड से उसको अपना बात कहने का वो अधिकार है। निम्नलिखित एक नागरिक द्वारा सभा करने का अधिकार, सभा करने का अधिकार आप जानती हो, कौन सी सभा? शांतिपूर्ण सभा करना है आपको, जुलूस निकालना है, शांतिपूर्वक निकालना है। आपातकाल के दौरान कौन सी मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 359 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा निलंबन? 359 के, ये तो गलत है ना, ये प्रश्न ही गलत है। 358 के अंतर्गत स्वतः ही निलंबित हो जाता है। बस कौन कौन सा नहीं होता है? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ये नहीं हटता है, बाकी सब हट जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 क्या है? तो आप जानते हो, अनुच्छेद 25 जो है वो आपका धर्म की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या होता है कि अंतःकरण करने की स्वतंत्रता आपको मिली हुई है, या धर्म को अबाध रूप से मानने की, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता आपको मिली हुई है, समाज कल्याण और समाज के सुधारों की स्वतंत्रता मिली हुई है,
ये सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक आप लोगों ने बहुत मेहनत से तरीके से आप कर लिया है। और कल आज आप बताओगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सही हुए, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, आप ज़रूर कमेंट करो, है ना। मुझे नीचे कमेंट करो कि पॉलिटी में सर भैया मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, तभी तो पता चलेगा कि आप पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है ना। चलिए, तब तक के लिए आपको दिल की गहराइयों से थैंक यू। प्लीज़ आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को एक लाइक तो कर लो, एक लाइक कर दो, और नीचे ज़रूर कमेंट करना एक अच्छा सा। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।